नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुद्दा में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान पर घिरे पाक की। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन उसका सरकार बनाने में उसे पसीने छूटने लगे हैं। आपसे गुटबाजी और सत्ता की मलाई के लिए सब अपने अपने दावे ठोक रहे हैं। इस मौके पर पाकिस्तान भरपूर फायदा उठाने में जुटा हुआ है। पाकिस्तान तालिबान के सहारे अपने मंसूबों को पूरा करने में लगा हुआ है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ फैज हमीद ने वहां डेरा डाला हुआ है। इसके अलावा पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों पर पाकिस्तानी ड्रोन से हमला भी किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की दखल को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस पर तालिबान को भी सफाई देनी पड़ी। तालिबान ने कहा कि वह भी किसी देश की दखलंदाजी अफगानिस्तान में बर्दाश्त नहीं करेगा। हालांकि उसने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उसके नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात की, जिसमें कहा गया कि तालिबान ने इस्लामाबाद को आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान की भूमि का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होगा। लेफ्टिनेंट जनरल हमीद पिछले हफ्ते अचानक काबुल पहुंचे, जिसके बाद अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए सवाल उठे थे। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि समूह पाकिस्तान सहित किसी भी देश को अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा। वहीं पंजशीर में पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से किए गए ड्रोन अटैक को भी लेकर ईरान भी भड़का हुआ है। ईरान का कहना है कि इस तरह किसी भी बाहरी ताकत द्वारा हमला किया जाना गलत है, इसकी जांच की जानी चाहिए। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस लगातार तालिबान के लड़ाकों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। रविवार को नॉर्दर्न अलायंस ने दावा किया है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने पंजशीर के इलाकों में ड्रोन से हमला किया और तालिबान का साथ दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस हमले की निंदा की है और जांच की मांग की है। दरअसल पाकिस्तान कई बार कह चुका है कि तालिबान का असली साथी और संरक्षक वही है। तालिबान को पालने वाला पाकिस्तान अब तालिबान सरकार में अपना दखल चाहता है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई चाहती है कि उसका प्रतिनिधि अफगानिस्तान सरकार की कमान संभाले। पाकिस्तान इसके लिए लगातार तालिबान की मदद कर रहा है। पिछले हफ्ते तालिबान सरकार का गठन 2 बार टलने के बाद पाकिस्तान ने घोषणा की थी कि वह सरकार के गठन में सहयोग करेगा। सूत्रों के मुताबिक तालिबान को मदद के लिए पाकिस्तान की शर्त यही थी कि सेना उसकी पसंद की होगी। सूत्रों का कहना है कि पाकिस्तान की पसंद की सेना का मतलब संभवतः हक्कानी से है। वहीं पाकिस्तान ये भी चाहता है कि तालिबान सरकार में करज़ई और अब्दुल्ला को स्वीकार करे ताकि दुनिया को कुछ वैधता दिखाई जा सके। तालिबान बेशक ये कहे कि वो किसी दूसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से वहां जमा है और अपने तरीके से सरकार बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे साफ है कि तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बेहद मजबूत है। यही वजह है कि कश्मीर को लेकर तालिबान लगातार बयान बदल रहा है। पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि कश्मीर को लेकर तालिबान कोई बयान दे जिससे कि भारत को फायदा हो। वहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान में चीन को भी मजबूत करना चाहता है ताकि अपना उल्लू सीधा कर सके। बहरहाल सवाल यही है कि क्या अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखलंदाजी घातक है? क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पाकिस्तान के बढ़ते दखल पर कोई एक्शन लेना चाहिए? भारत को इससे क्या नुकसान होने की संभावना है? कश्मीर के लिहाज से चीन, तालिबान और पाकिस्तान की तिकड़ी भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है और भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए क्या कुछ कूटनीति और रणनीति बनाने की जरूरत है? और चलिए आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है तालिबान में, पाकिस्तान की दखलंदाजी कितनी है और आखिर इस दखलंदाजी का क्या मतलब है। इस विषय पर तफसील से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास पैनल मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अश्विनी शिवाच जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। साथ ही साथ फुनचोक का स्टॉकडेन जी हमारे साथ है, जो कि एक्स डिप्लोमेट है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है फुनचुक जी, दरअसल ये समझाने की कोशिश करें जो तालिबान में फिलहाल चल रहा है। आईएसआई प्रमुख वहां पर है पाकिस्तान के और लगातार वहां पर सरकार बनाने की कवायद की जा रही है।
दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो पंजशीर में पाकिस्तान की तरफ से वहां पर हमला किया जाता है ताकि वो पूरा इलाका भी तालिबान के चपेट में आ जाए, तालिबान उस पर कब्जा कर ले, और उसके जरिए कहीं ना कहीं कोशिश की भी गई, वो कामयाब भी हो गई। ऐसे में किस तरह से देखते हैं और क्या वाकई आपको लगता है कि पाकिस्तान का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज्यादा है, वो अपना उल्लू सीधा करना चाहता है वहां पर? फुनचोक जी, लेकिन ये पाकिस्तान अकेले का काम नहीं है। इसमें यूनाइटेड स्टेट जानबूझ के 80 बिलियन डॉलर का वहाँ पे बंदूक और वेपन या ड्रोन एयरक्राफ्ट छोड़ के गए हैं अफगानिस्तान में। वो ISI के हाथ में छोड़ के गए, तालिबान के हाथ में छोड़ के गए। वादे में उन्होंने किया कि उनका एग्जिट जो है, अमेरिकन के सारे एग्जिट किसी को उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो वो उन्होंने वादा करके किया था और पीछे छोड़ के गए सारे वेपन। तो वो वेपन जो है तालिबान और पाकिस्तान के हाथ में आ गया। अब वो पंजशीर के खिलाफ यूज कर रहा है, कल कश्मीर में वो यूज करेंगे, वो तो ऊपर वाले ही जानते हैं, वो अमेरिका ही जानते हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, दुनिया के सारे ताकत भारत को छोड़ के पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। दुनिया में 5 मुल्क है जो परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर है, रशिया, फ्रांस, इंग्लैंड, यूनाइटेड स्टेट। ये सब लोग चाहते हैं कि अफगानिस्तान में शांति हो। शांति कैसे हो? वो मिलिट्री रूप से शांति हो। तो वो जबरदस्ती करके वो शांति लाना चाहते हैं। अब बताइए आप क्या कर सकते हो? आप अकेले हो, अब कुछ कर नहीं पाओगे। चीन उनके साथ है, अमेरिका उनके साथ है। तो ये तो वो जो पाकिस्तान के हित में जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है वो कर ही रहे हैं। तो हम छाती पीट के कोई फायदा नहीं है। या तो दम है तो काउंटर कीजिए। नदर्न एयरलाइंस पंजशीर में जाके पहले हम करते थे, ताजिकिस्तान में हमारा एक एयरपोर्ट है, वहां उसको यूज करके पंजशीर में उसको अटैक कीजिए। वैसा तो हमारा कोई प्लान है नहीं है। अब ताजिकिस्तान हमें परमिशन देगा नहीं देगा ये भी कहने वाली बात है कि ताजिकिस्तान जो है कलेक्टिव सिक्योरिटी का एक मेंबर है। वो रशिया से पूछना पड़ेगा, कजाकिस्तान से पूछना पड़ेगा, उज्बेकिस्तान से पूछना पड़ेगा कि भारत के विमान यहाँ उतर सकते हैं या नहीं उतर सकते हैं, ताकि वो पंजशीर में अटैक कर पाए। तो ये बड़ी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हम आप एक स्टोरी सुना रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कर क्या सकते हैं बताइए? बिल्कुल, तो कर क्या सकते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। फुनचोक जी बने रहिए हमारे साथ। अश्विनी शिवाजी, सवाल इस बात को लेकर जिस बात का जिक्र अभी सर कर रहे थे, उनका कहना है कि जो अमेरिका वेपन्स छोड़ के गया है, हथियार छोड़ के गया है, भले ही वो तालिबानियों को चलाने आते हो, नहीं चलाने आते हो, उनका पासवर्ड पता हो या नहीं पता हो, लेकिन वो उनके लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं या फिर हो रहे हैं, क्या उसका फायदा तालिबान उठा पा रहा है? देखो, बिल्कुल ये तो एक विडंबना है कि 60 से 80 बिलियन डॉलर के हथियार जो अमेरिका ने अफगान फोर्सेस को दिए थे, अब वो तालिबान के हाथ लग गए, जिसके अंदर आपके असोल्ट राइफल हैं जो कि बहुत मॉडर्न है, M4, M16, उसके बाद RT गन्स हैं, टैंक हैं, बस्तरबंद गाड़ियां हैं, उसके बाद आपकी मॉडर्न एयरफोर्स है जो 17 मॉडर्न एयरफोर्स वर्ल्ड की 200 एयरक्राफ्ट थे, जिसमें से 177 एयरक्राफ्ट आपके ऑपरेशनल थे, और उसमें ब्लैक हॉक 27 हेलीकॉप्टर जो नेटो को भी नहीं दे रहा अमेरिका, जो सबसे मॉडर्न वेपन है, वो एक प्रकार से हाथ लग गए तालिबान। अब होगा क्या? तालिबान तो उन हथियारों को इतना चलाना जानता नहीं। उसके 2-3 जगह हैं जहां पर मिसयूज होने के चांसेस हैं। एक तो ये 10 से 15 हजार लश्कर तोबा और जैसे मोहम्मद के आतंकवादी जो कि अफगानिस्तान में गए थे और तालिबान की मदद कर रहे थे अफगान फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ने में, वो वापस आ रहे हैं, और वो अभी जो लेटेस्ट M4 और M16 वेपन लेके आ गए वहां से, तो वो भारत के जम्मू और कश्मीर में आ सकते हैं। जैसे 1989-90 के अंदर जब सोवियत यूनियन विड्रॉ किया था अफगानिस्तान से, तो वहां पर मुजाहिदीन स्टिंगर जो मिसाइल लेके भारत में आए थे, तभी दौर स्टार्ट हुआ था मिलिटेंसी और टेररिज्म में जो अभी तक चल रहा है। तो एक तो ये है कि लश्कर तोबा जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट भारत के अंदर आएंगे और ये लैस होंगे मॉडर्न वेपन से। दूसरा ये है कि ये हथियार तालिबान पाकिस्तान को दे सकता है, क्योंकि तालिबान को इतने हथियार, मॉडर्न हथियार की शायद अभी जरूरत ना हो, ना उसको चलाने आते, और इससे पाकिस्तान की जो है एक कन्वेंशनल कैपेबिलिटी, मतलब कि उनकी लड़ने की कैपेबिलिटी भारत के अगेंस्ट काफी अच्छी हो जाएगी। तो वो भी एक खतरा का विषय है। तीसरा हमें डर यह है कि ये कुछ हथियार चीन के पास भी जा सकते हैं, जो कि रिवर्स इंजीनियरिंग कर सकता है। रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसको एक प्रकार उनका डुप्लीकेट भी बना सकता है, उनको काउंटर भी कर सकता है। तो ये खतरा तो मुझे लगता है भारत से ज्यादा USA को होगा कि अगर उनकी टेक्नोलॉजी
तो वो काउंटर करने के लिए हथियार बढ़ा देता है चीन, तो आने वाले समय में उनको नुकसान होगा। तो मुझे लगता है इन वेपन का मिसयूज होगा। इस वेपन के कारण सारे रीजन में इंस्टेबिलिटी आएगी और वो इंस्टेबिलिटी अफगानिस्तान में ही नहीं पूरे साउथ एशिया में आएगी। बिल्कुल, तो लेकिन ये एक सवाल बहुत सर बड़ी इस गलती बात को की है लेकर मैंने। है, फुनचुक जी मैं आपसे समझना चाहूंगी सर, इस हथियारों को छोड़ने के पीछे की रणनीति क्या है? अमेरिका चाहे तो इनको लेके जा सकता था, लेकिन फिर भी छोड़ के गया। कुछ अफगानिस्तान के सैनिकों को दिए गए थे हथियार, वो यहाँ पे रह गए। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है, जो अमेरिका के सैनिकों के पास थे वो भी छोड़ के चले गए। क्या वजह इसके पीछे फुनचुक जी आप समझते हैं, और अमेरिका की क्या रणनीति रह सकती है? देखो, मुझे लगता नहीं कि वो जानबूझ के छोड़ के गए हैं। एक तो वो अफगान फोर्सेज को जो हथियार दिए हुए थे वो तो अफगान फोर्सेज ने सरेंडर कर दिया, वो दुख की बात है। अभी आप देखें पंजशेर के अंदर अहमद मसूद के जो जानबाज कैसे लड़े हैं तालिबान से। अगर ये भी लड़ते तो सिचुएशन कुछ और ही होती पूरी अफगानिस्तान की। जी। एक तो वो अफगान फोर्सेज है वो लड़े नहीं, दूसरा कुछ एक हथियार जो इन्होंने छोड़े शायद वो ले जा नहीं पाए, मगर मुझे लगता नहीं, मेरी असेसमेंट से ये जानबूझ के नहीं छोड़े गए हैं। तो अमेरिका जानबूझ के तालिबान को यह हथियार छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये गलती से छूटे हैं। जो दिए थे अफगान फोर्सेज ने, उन्होंने उनको सरेंडर कर दिया है और वो हाथ में लगे तालिबान पे। पर ये सच्चाई है कि ये इस इलाके में इंस्टेबिलिटी लाएंगे और ये पाकिस्तान पे आने के कारण भारत को बड़ा नुकसान और खतरा हो सकता है, और टेररिस्ट के हाथ में पड़ने से इस इलाके में एक प्रकार से टेररिज्म बढ़ेगा। और ये कुछ न कुछ हथियार तारिक तालिबान पाकिस्तान भी ले गया है। जो पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ता है अफगानिस्तान पाकिस्तान में, वो उसको भी नुकसान होगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सर सभी देश इससे अपना अपना फायदा देख रहे हैं। चीन अपना फायदा देख रहा है, अमेरिका अपना फायदा देख रहा है, पाकिस्तान अपना फायदा देख रहा है। अब वाकई फायदा किसको मिलेगा या किस तरह का फायदा मिलेगा, ये वाकई देखने वाली बात होगी। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक का यहाँ पे वक्त हो गया है। बात अफगानिस्तान की हो रही है, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे की हो रही है, पाकिस्तान की उसमें दखल अंदाजी की हो रही है, और इससे फायदा आखिर किसको होगा, इसकी भी बातचीत हो रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवाजी जी, आपसे समझना चाहूंगे सर, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की दखल अंदाजी सर भारत के लिए कितनी घातक आप समझते हैं? ये मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे सवाल है सर, आपसे सवाल है। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अभी जो अफगानिस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी है, ये भारत के लिए तो एक खतरा है ही, क्योंकि पूरे इलाके में इंस्टेबिलिटी आएगी। और अभी मुझे लगता है जिस प्रकार से अफगानिस्तान की सिचुएशन है वो मुझे बहुत ही ज्यादा नाजुक लग रही है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास पैसा नहीं है गवर्नमेंट चलाने को। पहले तो गवर्नमेंट नहीं बना पा रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए DGISI वहां पर गए हुए हैं, जो कि इम्प्रेस कर रहे हैं कि हकानी नेटवर्क को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के अंदर पोजीशन मिले। वो क्यों? क्योंकि हकानी नेटवर्क ISI का पिट्ठू है और वो पाकिस्तान के कहने पे जो कहेगा वो चले। सुनने में आया इंटीरियर मिनिस्टर जो बनाया गया सिराजुद्दीन हकानी को। तो एक प्रकार से ये सच्चाई है कि अभी जो अफगानिस्तान है उसके पास पैसा बिल्कुल नहीं है गवर्नमेंट को चलाने का, क्योंकि वहाँ 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए एक साल में, और 9.2 बिलियन डॉलर जो वहाँ रिजर्व था उसको भी फ्रीज कर गए हैं अमेरिकन। इनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, एग्रीकल्चर आउटपुट जीरो है, और एक्सपोर्ट तो इनके पास है ही नहीं। ऐसे में इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है, और अभी ड्राउट पड़ा है तो 40% के करीब जो गेहूं था वो भी नष्ट हो गया। तो ऐसे में मुझे लगता नहीं कि ये गवर्नमेंट चला पाएगी, तालिबान अगर बन भी गई तो। दूसरी बात, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि ये सोच रहे हैं कि हम चीन से मिलके चीन इनको मदद करेगा, क्योंकि चीन जो है एक कंट्री जिसके पास डीप पॉकेट्स हैं, जो कि इन्वेस्ट कर सकता है। मगर जो चीन है वो अपना फायदा देखेगा, लॉन्ग रन में इनको डेब्ट ट्रैप में डालेगा। मगर अभी फिलहाल वो मुझे लगता है चीन पे ज्यादा डिपेंड करेगा अफगानिस्तान, क्योंकि वही एक ऐसा देश है जो इनको कुछ मदद कर सकता है और आर्थिक तौर पर मजबूत कर सकता है। बिल्कुल सही बात आपने से कही है। फुनचुक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को पाकिस्तान के बढ़ते दखल पर कोई एक्शन लेना चाहिए,
जिस तरह से अफगानिस्तान में आईएसआई प्रमुख बैठे हैं, वहां सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से वहां पर दखल अंदाजी पाकिस्तान की हो रही है, या फिर उससे पहले एक नेता पाकिस्तान के कहते हैं कि हमने तो तालिबान को जी इतने साल तक पाला पोसा बड़ा किया है, और इस तरह की जब बयानबाजी होती है और इस तरह से पालने पोसने की बात होती है, तो क्या अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को पाकिस्तान के बढ़ते दखल पर कुछ एक्शन लेना चाहिए क्या यहाँ पर? बिल्कुल, देखो दो बातें हैं। फुनचुक जी से सवाल है मेरा, मैं लौटूंगी आपके पास शिवाज जी। लेना चाहिए। आप, हमारी इच्छा है कि वो पश्चिमी देश जो है पाकिस्तान के ऊपर रोक लगाए, लेकिन लगाएंगे नहीं। ये जो अगर आप सोच रहे हो कि वो लोग लगाएंगे, आपके विशफुल थिंकिंग होगा। आप देखिए, एक एक कंट्री करके पाकिस्तान के रोल को अप्रिशिएट करे। आज शायद इटली ने किया, फिर हर कोई देश जो है पाकिस्तान की सराहना करते हैं कि आपने पाकिस्तान में स्टेबिलिटी लाया, और फॉर एवर, अब आने वाले समय तक पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहे, और स्टेबिलिटी का मतलब तालिबान लाना। तो उनकी नजरिए से, पश्चिमी नजरिए से, ये जो पाकिस्तान कर रहे हैं वो अच्छी बात है, वो उसको सपोर्ट करते हैं। हम नहीं मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई कंट्री पाकिस्तान को अभी कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। जब यूनाइटेड स्टेट्स खुद ही इस चीज को इंडोर्स कर रहा है, तो फिर बचा क्या है? चाइना उसको इंडोर्स कर रहा है, रशिया भी चुपचाप बैठे हुए हैं, तो ईरान का थोड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, ये अंत नहीं है। जैसे अभी जनरल साहब कह रहे थे, वो सरकार चला पाएंगे ना चला पाएंगे, फिलहाल के लिए पाकिस्तान की जीत है, लेकिन लॉन्ग रन में फिर पाकिस्तान डूबेगा। फिर हमारे अपनी रोल पे दोबारा हमारे अपनी एक रोल पैदा होगी वहां पे। तब तक हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा, और कोई उपाय है नहीं है। अगर आप जल्दीबाजी में फिर वहां कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करोगे, उसकी हमें अभी कंडेमिनेशन होने की ज्यादा चांस है। अभी कोई नहीं चाहता है कि इंडिया को एक स्पॉइलर की तरह अभी एक इमेज बना दिया है पाकिस्तान ने। हर जगह पे, तुर्की हो, रशिया हो, चाइना हो, हर जगह हमारी ही कहता है इंडिया की दखल अंदाज होता है। वो सेल कर पाए हैं। हम लोग अभी डोमेस्टिक इश्यूज में लगे रहे हैं, तो फॉरेन पॉलिसी पे हमारी धक्का तो लगा है। इस चीज को समझनी चाहिए, और हमें अपने नीतियों को बदलना चाहिए। ये जो नीतियां चल रहा है, उसकी वजह से ये गड़बड़ हुआ। रोज आप ही के चैनल में अमेरिका कहा, अभी सारे दुनिया तंग आ गए हैं। अब इस क्षेत्र में क्षेत्र में बैठना है तो अमेरिका को बाय बाय कीजिए, नहीं तो सब मिलकर हमें मारेगा। जी, कश्मीर के लिहाज से चीन, तालिबान और पाकिस्तान की जो तिकड़ी है, भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है इस तिकड़ी से निपटना? देखिए, कश्मीरी लोग नहीं चाहेंगे। तालिबान की बहुत ही उनकी ओल्ड एक्सपीरियंस है। अफगान ने इनकी हालात खराब कर दिया था, पहले भी किया था। जब तालिबान का 6-7 ईयर्स का रूल चला था 1670 सेंचुरी में, तो माँ, बूढ़े, बच्चे, बीवियां और बच्चों को भी नहीं छोड़ा था उन्होंने। वो मेल रेप भी करते थे। तो अभी 91 में मुजाहिदीन आया, तब भी वही उन्होंने रिपीट किया। क्या कश्मीरी लोग चाहेंगे कि तालिबान कश्मीर में आए? ये तो कभी नहीं चाहेंगे, लेकिन पाकिस्तान चाहेंगे। इसीलिए बॉर्डर को मैनेज करना है, हमें अपनी सीमाओं को सुरक्षा करना है। लेकिन ये असंभव नहीं है कि वो क्या करेंगे। अभी तो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स आ गए, उनके पास ड्रोन आ गए हैं, मिसाइल्स आ गए। पहले तो स्टिंगर मिसाइल था, अभी जनरल साहब कह रहे थे। अभी इनके पास बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड वेपन आ गए। वो कहीं भी, मैं तो अभी लेह लद्दाख में बैठा हूँ, मुझे यहाँ भी डर लगता है कि वो तालिबान की चीजें हो रही है। कारगिल साइड में भी थोड़ा हलचल हो रहा है कुछ। ठीक है फुनचुक जी, बने रहिए हमारे साथ। आपसे शिवाज जी समझना चाहेंगे, सर वेपन्स उनके पास आ गए हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान, चीन और बाकी और तमाम देशों का उन्हें समर्थन मिल रहा है। ऐसे में अब भारत को इस चुनौती से निपटने के लिए कूटनीतिक और रणनीति किस तरह से बनाने की जरूरत है, और क्या कुछ ऐसा अब सोच समझ के कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि भारत बहुत समझदारी से इन चुनौतियों से पार पा पाए? देखो, इसमें दो तरह की चुनौती हैं। एक तो ये चुनौती है कि भाई भारत के ऊपर खतरा कैसे मंडराएगा अभी तालिबान के आने से, और ये जो लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद जैसे आतंकवादी अगर वहां से आते हैं और उनके पास मॉडर्न हथियार होते हैं, वो तो हमें अपने आप देखना पड़ेगा। हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रेड काफी पुख्ता है और हम तैयार हैं, हम सरप्राइज देंगे। एक मुझे लगता है हमारा जो इस्लामिक स्टेट खोरासन है वो भी बहुत एक्टिव हो जाएगा। उसके स्लीपर सेल हमारे केरला में हैं और सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, उनका ध्यान देना पड़ेगा। मगर जहां तक बात आई अफगानिस्तान की, वहां हमारी क्या नीति होगी, मुझे लगता है कि अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, वेट एंड वॉच करना चाहिए।
हमें उसको रिकग्नाइज करना नहीं करना वो आगे बताएगा। अभी हमारा एम होना चाहिए किस तरीके से हमारे फंसे हुए लोगों को वहां से निकाला जाए और अपने अपने ऑप्शन खोल के रखने हैं। ये नहीं कि हम बात करना बंद कर दें, मगर आने वाले समय में क्योंकि हमारे जो 2-3 चीजें वो बहुत इंपॉर्टेंट, $3 बिलियन को हमने इन्वेस्ट किया हुआ है, 37 प्रोजेक्ट चल रहे थे, तो हमें उनको कंटिन्यू करने के लिए आगे बातचीत तो करनी पड़ेगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा जो चाबार पोर्ट है, $1.8 बिलियन। अगर हम वहां पर डील करेंगे तो वहां पर चीन आ जाएगा। वो चीन पहले ईरान को बोल रहा है कि हम चाबार को डेवलप करना चाहते हैं। आपको पता है चाबार पोर्ट बहुत जरूरी है, पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट जाके नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जाना। अगर आपके रिलेशन अफगानिस्तान के गवर्नमेंट से नहीं होते हैं तो फिर चाबार का पोर्ट का कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, तो ऐसे में हमें सोच के चलना पड़ेगा। यही वजह है कि हम यही बार बार कह रहे हैं कि चीन भी अपना हित देख रहा है, पाकिस्तान भी अपना हित देख रहा है, अमेरिका भी अपना हित देख रहा है, सभी अफगानिस्तान से कहीं ना कहीं फायदा उठाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन भारत को किस तरह से अफगानिस्तान या फिर यूं कहे कि तालिबान प्रभावित कर सकता है या फिर इफेक्ट कर सकता है, ये एक हमारे लिए बड़ा सवाल है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। फुनचोक जी आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से इस विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए। तो जाहिर तौर पे अब सवाल यही है कि आखिर तालिबान के लिए अब भारत की रणनीति कैसी होगी, पाकिस्तान को आखिर किस तरह से देखना होगा और चीन से आखिर किस तरह से निपटना होगा, ये भी वाकई देखने वाली बात होगी। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।